मॉर्निंग एवरीबडी। बीए सेकेंड ईयर की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्वेता फेनी आपके सामने आज फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बेटा पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट को। जैसा कि पिछले वीडियोज़ को आप याद करें, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइंड करें और याद करने की कोशिश करें कि पिछले वीडियो में हमने मूलभूत रूप से कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा था। पिछले हम ब्रिटिश संविधान में कई चीज़ों को पढ़ चुके हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं, लेकिन इसके बाद आज हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और इंटरेस्टिंग इस प्रकार से है कि हम दो बातों में डिफरेंस करेंगे, दो चीज़ें हम आ जानेंगे कि एक राजा एक राजमुकुट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजा और राजमुकुट, राजा के नाम से आपको विदित हो जाता होगा कि ब्रिटेन में आज भी नाम मात्र का राजतंत्र चल रहा है। वहाँ के जनता के आप कह सकते हैं कि परंपराओं के चलते, वहाँ के दृढ़ विश्वास और सम्मान के चलते उन्होंने राजा को जो है आज भी कुर्सी पर देखना जो है उन्होंने अपना एक सपने के रूप में वो सोचते हैं। वो कभी कल्पना भी नहीं करते हैं कि राजा के बगैर शासन चलाया जा सकता है, भले ही उसके हाथ में राजनीतिक शक्तियाँ ना। बेटा मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि हम ये पढ़ना चाहेंगे कि राजा और राजमुकुट दो चीज़ें हैं। जैसे कि आप शब्द से समझ रहे हैं कि राजा जो कुर्सी पर बैठता है, जो आसन ग्रहण करता है, जो किंग होता है, और राजमुकुट जो उसके सिर पर धारण होता है। फाइनली अगर उसको सीधे सीधे अर्थों में हम राजमुकुट का अर्थ देखें तो यही होता है कि राजमुकुट राजा के सर पर धारण किया जाने वाला टोपा, और उस टोपे को उस सिंहासन, आप सिंहासन पे राजा बैठ जाता है और उसके बाद बैठने के बाद एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उसके सर पर एक टोपा होता है जिसको राजमुकुट कहते हैं। राजा सिर पर धारण करेगा मुकुट को, वो राजमुकुट कहलाता है। लेकिन जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि राजनीति, ब्रिटिश राजनीति बड़ी उलझी हुई चीज़ है, जितनी सरल दिखाई देती है उतनी सही वो है नहीं। और यहाँ पे भी एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है कि चूंकि आप ये समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने उस दिन भी आपको उदाहरण देकर के बताया था कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो वास्तव में है नहीं, लेकिन जो है वो वास्तव में दिखाई नहीं देती। और यहाँ आपको दिखाई ये नहीं दे रहा है कि राजा और राजा के सर पे जो टोपा वो आपको दिखाई दे रहा है, आप बाकायदा उसको देख सकते हैं कि राजा ने जो सर पे धारण कर रखा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि टोपा जो राजा ने धारण कर रखा है राजा का ही है। यहाँ मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि राजनीतिक भाषा में राजा ने जो अपने सिर पर जो मुकुट धारण कर रखा है उस मुकुट को इंग्लिश में क्राउन कहते हैं, राजमुकुट कहते हैं। राजमुकुट को मतलब क्राउन कहते हैं। तो ये जो क्राउन है उसमें कंप्लीट राजनीतिक शक्तियाँ निहित हैं। देखो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ तक कि राजा का पद, राजा स्वयं भी राजमुकुट में ही शामिल है। उसमें मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, सब जितने भी राजनीतिक शक्तियाँ जिनसे शासन कार्य चलता है वो सभी क्राउन में निहित होते हैं। और वो क्राउन जो है वो किसने धारण कर रखा है? राजा ने धारण कर रखा है। तो यहाँ सोचने वाली बात यही है कि राजा जिसके सर पर क्राउन है, लेकिन इसके बावजूद भी राजा उन शक्तियों का स्रोत नहीं है। वो शक्तियाँ राजा में से नहीं निकल रही हैं, वो शक्तियाँ संसद में से निकल रही हैं। वो शक्तियाँ किसी दूसरी शक्ति के हाथ में हैं, राजा के हाथ में नहीं है। राजा उन शक्तियों का कर्ता धर्ता नहीं है, बल्कि राजा तो खुद एक साधन है, एक स्रोत है उस राजमुकुट का, जो राजमुकुट में से ही राजा निकलता है। आज भी आप ये कह सकते हो कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, और अगर वहाँ के शासन, वहाँ की राजनीतिक सत्ता अगर चाहे तो वो राजा को पदच्युत कर सकती है। लेकिन अभी समयों के चलते, हमने जैसा कि पहले पढ़ा है, अभी समयों के चलते वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कई अभी समय तो ऐसे हैं कि अगर किसी एक अभी समय का सरकार उल्लंघन करती है तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि वो सरकार हमेशा हमेशा के लिए अपने राजनीतिक सत्ता से हाथ धो बैठती है। इसलिए कभी भी कोई सत्ता ऐसा सोच भी नहीं सकती। और जाहिर सी बात है कि सत्ता में कौन लोग हैं? ब्रिटेन के लोग हैं, और ब्रिटेन लोगों में सभी में जो है अपनी परंपराओं के प्रति श्रद्धा जो है वो फूट कर भरी हुई है। यहाँ हम ये बात करेंगे कि चूंकि राजा महारानी एलिजाबेथ जो 6 फरवरी 1952 से, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 से राजा के साम्राज्ञी के पद पर विराजमान है, और आज भी वहाँ के लोग साम्राज्ञी के लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह चर्च में जाते हैं और गोड से प्रार्थना करते हैं कि हमारी महारानी हमेशा स्वस्थ रहे। इतनी श्रद्धा और सम्मान उनका जो है अपने महाराजा या महारानी के अंदर है।
इस प्रकार से आज हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आपको मैंने मोटा मोटा जो है एक विवरण बताया कि राजा चूंकि एक व्यक्ति होता है, राजमुकुट चूंकि एक संस्था है, ठीक है, क्योंकि राजमुकुट में कंप्लीट राजनीतिक शक्तियाँ निहित हैं, राजमुकुट में कंप्लीट राजनीतिक जो है शासन चलाने का पावर है, सभी वो व्यक्ति उसमें निहित हैं जिनसे राजनीतिक जो है सरकार चलती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि दोनों में हम अगर मोटा मोटा अंतर देखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजा और राजमुकुट में अंतर कीजिए, कोई 3 अंतर बताइए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ आपको समझने की दृष्टि से भी ये बात की महत्वपूर्ण है कि राजा और राजमुकुट, आप इतने दिन तक ये समझते आ रहे थे कि राजमुकुट जो राजा अपने सर पर धारण कर रखा है और राजा जो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में मूलभूत अंतर है। और यही एक खास बात है कि जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में है नहीं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है राजा और उसका राजमुकुट, लेकिन राजमुकुट कुछ और है और उसकी शक्तियों का स्रोत भी कहीं और से हो रहा है। इस प्रकार से मैं आपको ये बताऊं कि मोटे मोटे रूप में बेटा हम जो है इसमें पढ़ेंगे कि राजा जो है वो एक व्यक्ति है। अंतर अगर हम पढ़ें, अंतर आप एग्जाम में भी करोगे और आप इसको समझोगे भी, तो राजा और राजमुकुट में अंतर करने के लिए हम कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे। और बिंदु जो है वो इस प्रकार से है कि राजा चूंकि एक व्यक्ति है और आपका राजमुकुट जो है वो एक संस्था है। आपको अभी जैसे मैंने बताया है, दूसरा अंतर हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि चूंकि राजा एक व्यक्ति है, व्यक्ति है इसका मतलब वो जन्म लेता है और जो जन्म लेता है वो मरता भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा का पद अस्थायी हुआ। ये राजा जो है अपना पद त्याग भी सकता है, कई ऐसी राजनीतिक शक्तियों के चलते राजा को पद मुक्त भी किया जा सकता है। तो कई ऐसे सिचुएशंस हैं जिनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि राजा अस्थायी है, जबकि राजमुकुट कभी जन्म नहीं लेता और जो जन्म लेता वो मरता नहीं है और मरता नहीं समझो वो स्थायी हो गया, अमर हो गया। तो इस प्रकार से पहला अंतर आपने किया कि राजा एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। दूसरा अंतर हमने किया कि राजा एक व्यक्ति होने के नाते अस्थायी है, जबकि राजमुकुट जो है वो पूरी तरह से स्थायी है। राजा अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है, क्योंकि जो जन्म लेता वो मरता नहीं और जो मरता नहीं है वो स्थायी होता है। तीसरा अंतर है कि राजा जो है वो व्यक्तिक है। किस प्रकार से व्यक्तिक है, जबकि राजमुकुट जो है वो सामूहिक है। क्यों? क्योंकि राजा पर्सनल, स्वयं, केवल आप तक सीमित है, स्वयं तक सीमित है, व्यक्तिक उसका पद है। लेकिन राजमुकुट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होने के कारण वो सामूहिक है, उसमें बहुत, यहाँ तक कि राजा भी राजमुकुट में ही शामिल होता है। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो सभी राजमुकुट में शामिल हैं। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि राजमुकुट सामूहिक है जबकि राजा व्यक्तिक है। इसके अलावा जो बात आपके सामने आई है वो भी आपको दिखाई दे रही है कि राजा सम्मान का स्रोत हो सकता है लेकिन शक्ति का स्रोत नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि राजा शक्तिहीन है जबकि राजमुकुट शक्तिशाली है, क्योंकि आपको पता है आज के समय में पावर जिसके हाथ में है, राजनीतिक शक्ति जिसके हाथ में है वही शक्तिशाली है, और राजा पूरी तरह से शक्तिहीन है, उसके पास किसी प्रकार की राजनीतिक शक्ति नहीं है। इस आधार पे आप ये कह रही हैं कि नेक्स्ट चौथा अंतर हम इस प्रकार से करेंगे कि राजा शक्तिहीन है जबकि राजमुकुट शक्तिशाली है। इस प्रकार से ये अंतर जो है आप इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद आपको ये बताऊं कि जो है राजा क्यों है। जब राजा की स्थिति आपने पढ़ी कि वो अस्थायी है, वो शक्तिहीन है, वो व्यक्तिक है, वो जो भी आपने पढ़ा, तो इसके आधार पर हम ये माने कि इसके बावजूद भी राजा के पद को उन्होंने काफी महत्वपूर्ण मान रखा है, वहां पर है ब्रिटेन में। तो वो है क्यों? इसके पीछे कई कारण है बेटा। इसका औचित्य है कि पहला औचित्य जो आप बार बार जो है मेरे से ये बात सुन रहे हैं कि राजा वहाँ के सम्मान का, वहाँ के अभिसमन का प्रतीक है, वहाँ के लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। राजा के रूप में वो अपने शासन की कल्पना करते हैं, वो देखते हैं। इसके बावजूद भी हम ये देखें कि राजा केवल और केवल सम्मान का स्रोत है। जो जितना भी सम्मान ब्रिटिश जनता के अंदर भरा हुआ है वो पूरा का पूरा सम्मान उन्होंने अपने राजा को दिया है, सम्मान का स्रोत है। ये आप सोच भी नहीं सकते कि राजा के लिए वो एक सेकंड के लिए भी कुछ ऐसा सोचें जिससे राजा का बुरा हो सकता, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। दूसरी जो बात है वो है कि राजा राज करता है, शासन नहीं करता। राजा की पर्सनैलिटी क्या है? वो केवल राजा की कुर्सी पे बैठा है, आपको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ राजा के आदेश अनुसार हो रहा है, सब कुछ राजा जैसा चाहता है वैसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इसी
इसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं राज करना और शासन करना। राज करना मतलब कि राज करने का जो प्रतीक है वो मुझे बना रखा है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो कोई दूसरा कर रहा है। इस प्रकार से शासन करना अर्थात जिसके हाथ में समस्त वास्तविक राजनीतिक शक्तियों का होना, और राज करना मतलब कि दिखाई देना कि सब कुछ इसी के हाथ में है, लेकिन फाइनली होता कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि राजा जो है वो राज करता है, शासन नहीं करता। राजा सम्मान का स्रोत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं दो बातों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, क्योंकि त्रुटि वो करेगा जो कुछ करेगा, और वास्तव में राजा कुछ करता ही नहीं है। राजा के हाथ में कोई राजनीतिक पावर नहीं होने के कारण वो किसी भी प्रकार के कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कि ये काम गलत हो गया तो इसको राजा ने किया होगा, क्योंकि आपको जैसा कि विदित है राजा किसी प्रकार के किसी राजनीतिक फंक्शन को नहीं करता है, किसी कार्य के लिए लायबल नहीं है, उसकी कोई प्रकार की राजनीतिक कार्यों के लिए उत्तरदायित्व उसका नहीं है। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि राजा जब किसी वास्तविक कार्य को संपन्न करता ही नहीं है, किसी कार्य का उत्तरदायित्व उसके सर पर है ही नहीं, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजा कोई त्रुटि भी नहीं कर सकता, कोई गलती राजा नहीं कर सकता। इस कथन से आपको सहमत भी होना पड़ेगा। और इसके बाद ये है एक जो महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि जैसा कि हमने अपने भारत देश में ये देखा, और जहाँ कहीं भी विधि रूल ऑफ लॉ हमने पढ़ा, अपने भारत देश में भी ब्रिटेन में सबसे पहले विधि का शासन शुरू हुआ। और विधि का शासन का मतलब ये होता है कि कानून सबसे ऊपर होता है, कानून के सब अंतर्गत होते हैं, सब कानून को जो है सबके लिए कानून की पालना करना आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, और वो ब्रिटिश साम्राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि कानून से भी राजा जो है वो ऊपर है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? ये कह रही हूँ कि कानून जो सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे समस्त जनता, उसमें भले ही कोई कितना भी राजनीतिक पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, भले वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अपवाद है ब्रिटेन के संविधान में कि राजा जो है वो कानून से भी ऊपर है। राजा कानून उसे कोई सजा नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राजा ने अगर किसी का मर्डर भी कर दिया है तो कानून उसे सजा नहीं सुना सकता। इतना सम्मान और इतनी श्रद्धा ब्रिटेन के संविधान में राजा के प्रति है कि वो किसी भी अगर कुकृत्य को जो है वो अंजाम देता है, हालांकि देता नहीं है, हो भी नहीं सकता कि राजा ऐसा कृत्य करेगा, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप अगर ऐसा हुआ भी तब भी कानून, वहाँ का न्यायालय जो है वो राजा के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद जो है वो नहीं उठा सकता। कोई कंप्लेन राजा के विरुद्ध नहीं हो सकती, कोई न्यायालय राजा को मृत्युदंड या किसी प्रकार की सजा का जो है सजा नहीं सुना सकता। राजा के लिए किसी प्रकार की सजा का प्रावधान ब्रिटिश संविधान में नहीं है। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि राजा जो है वो कोई त्रुटि नहीं करता और राजा जो है वो कानून से ऊपर है, राजा सम्मान का स्रोत है। ये सब चीजें, राजा जो है वो राज करता है लेकिन शासन नहीं करता, ये सभी बातें राजा के लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, हम राजमुकुट की बात जस्ट इसके बाद करेंगे, अभी तुम लोग राजा को समझो राजा क्या है। अब वहां पर एक बात हो कि आपके दिमाग में ये आता है कि राजा शक्तिहीन है, लेकिन बहुत बड़े सम्मान का स्रोत है, बहुत बड़ी श्रद्धा और सम्मान जितना भी जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए वो वहाँ के राजा को मिलता है, वहाँ की जनता उसे देती है। और इस आधार पर कंक्लूजन में एक निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ पहुँचे हैं कि राजा के पद का औचित्य क्या है। राजा राजनीतिक शक्तियों के रूप में पूरी तरह से जो है शक्तिहीन है, फिर भी राजा के पद का बहुत बड़ा औचित्य है, बहुत अधिक राजा के पद का महत्व है। और वो हम 3 बातों से साबित कर सकते हैं, 3 बातों से हम सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध इस प्रकार से कर सकते हैं कि सबसे पहला, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजा का होता है वो अन्य किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। एक राजनीतिक शक्तियों के चलते, राजनीतिक फेरबदल के चलते, हालांकि ये बात ठीक है बेटा कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसका अपना प्रखर व्यक्तित्व ही होता है कि बहुत सारे सांसदों के बावजूद भी वो एक व्यक्ति होता है, सबका सम्मान उसको मिलता है, सबका सपोर्ट उसे, सहमति उसे मिलती है, तब जाकर के वो प्रधानमंत्री बनता है। जनता उसे चुनती है, चुने हुए सांसद उसे फिर चुनते हैं और फिर वो अपना लीडर मान करके उसे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाते हैं। लेकिन राजा का व्यक्तित्व जो है वो इन राजनीतिक तत्वों से भी कुछ अलग, कुछ जुदा होता है।
और वो इस प्रकार से होता है कि राजा का व्यक्तित्व उसके चेहरे से झलकता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको देख करके आपके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है, आपके मन में उसके प्रति सम्मान के लिए जी करता है कि उसका हम सम्मान करे जाए। ऐसा व्यक्तित्व वहाँ के राजा या साम्राज्य का होता है। आपने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को देखा है? अगर नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद आप क्लिक करना, आप गूगल पर जाकर के सर्च करना महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को और देखना उनके चेहरे को, उनके व्यक्तित्व को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके जीवन को, और आपको भी स्वयं एक बार ऐसा जो है रियलाइज होगा, आपको भी ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में एक राजा का जो व्यक्तित्व होता है वो सबसे डिफरेंट है, सबसे जुदा है, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको सम्मान करने का मन करता है जिसके लिए। ठीक है, तो राजा का जो व्यक्तित्व है वो उसके पद का औचित्य है। दूसरी बात, राजा, अब आप क्यों सोचिए कि 1952 से लेकर के आज 2020 आ गया, कितने साल हुए होंगे। एक पद पर, राजा के पद पर एक व्यक्ति बैठा है, एक इंसान बैठा है। कितनी ही सरकारें गई होंगी, कितनी नई सरकारें आई होंगी, कितने राजनीतिक उथल पुथल को इस व्यक्तित्व ने अपने आंखों से देखा होगा, कितने राजनीतिक दलों की सताएं आई, कितने राजनीतिक दलों की सताएं बिगड़ी और कितनी राजनीतिक सताएं वापस चली गई, लेकिन ये पद स्थायी था। अस्थायी होने के बावजूद भी स्थायी था 1952 से कंटिन्यू 1920 तक, और जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो ऐसे ही अनुभव लेती रहेंगी। और इसका जो कारण है, आपको मैं बता रही थी कि राजा के पद का महत्व, औचित्य क्या है, तो औचित्य यही है कि एक उसका व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है और दूसरा उसका लंबा राजनीतिक अनुभव, क्योंकि उसने कितनी सरकारों को बनते और बिगड़ते देखा है, कितने राजनीतिक दलों को सरकार में आते और जाते देखा है। उसका जो राजनीतिक अनुभव है उसका मुकाबला कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आप ये कह सकते हैं कि राजा को इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, इतनी करीब से उसने राजनीतिक सरकारों को देखा है, कौन सरकार जनता के लिए कितना कर रही है, कौन सी सरकार ने कितना जनता के लिए हित किया, ये राजा से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और ये जो राजा का लंबा राजनीतिक अनुभव है, इससे वहाँ की सरकारों को बहुत अधिक लाभ होता है। तीसरी जो इसी बात से तीसरी बात निकलती है और वो अति महत्वपूर्ण है, और वो राजा के लिए है कि राजा, चूंकि आपको मैंने अभी बताया कि राजा कानून से भी ऊपर होता है, तो दूसरी बात ये है कि राजा किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं होता है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर एक व्यक्तित्व है, और वो ऐसे निष्पक्ष राय जो है वो किसी भी सरकार को देगा। अगर सरकार ने किसी, हाँ ये बात और है कि राजनीतिक शक्तियों का स्रोत नहीं होने के कारण राजा की कोई भी बात जो वो सरकार माने ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि सरकारें सम्मान की दृष्टि से और लंबे अनुभव के आधार पर अगर कोई कंसल्ट राजा से करती हैं और उनको वास्तव में सम्मान के चलते, उनके प्रति इस तरह के आदर भाव के चलते अगर सरकार किसी उलझन में है और अगर वो कोई जो है, आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसा मशवरा अगर राजा से चाहें, तो राजा कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ करके ऐसे सजेशन उनको देगा, ऐसे सुझाव उन्हें सुझाएगा कि आप तो सरकार मानेंगे कि वास्तव में राजा किसी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं करता। क्यों करेगा राजा? राजा के लिए तो प्रजा है, जो कुछ भी है उसके लिए तो अपनी जनता है, उसी के प्रजा के सम्मान के वसीभूत वो अपने पद पर है, और इसी कारण से वो राजा जो है वो प्रजा के हित में किसी भी सरकार को पॉलिटिकल पार्टीज के स्वार्थों से ऊपर उठ करके ऐसा निर्णय दे सकता है, ऐसा सुझाव सुझा सकता है जिससे सरकार को बहुत अधिक लाभ होता है। ये तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजा का पद अति महत्वपूर्ण होता है। बिना किसी राजनीतिक शक्ति के बावजूद भी राजा जो है वो सरकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राजा का लंबा राजनीतिक अनुभव और राजा का कंप्लीट राजनीतिक दलों से ऊपर का भाव जो है वो हमें ये साबित करता है, हमारे लिए जो है आप कह सकते हैं निर्देश देता है, हमें ये सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि राजा अगर कोई सुझाव या निर्णय देगा तो निश्चित रूप से केवल और केवल जनता के हित का ही होगा। इस प्रकार से ये राजा के संदर्भ में हमने कंप्लीट बातें की। अब हम इन शॉर्ट बात करेंगे राजा के जो है राजमुकुट के बारे में। आपको जैसे कि पता है बेटा, राजमुकुट कंप्लीट राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होता है।
और इस प्रकार से कंप्लीट राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होने के कारण उसके हाथ में व्यवस्था संबंधी शक्तियाँ, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राजमुकुट में होती हैं। राजमुकुट को हम धीरे धीरे जैसे कि पार्लियामेंट्री मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, तो उन सब में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ केवल आप इतना पढ़ें कि राजमुकुट कंप्लीट राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होता है और राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होने के कारण वो समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कंप्लीट व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ और सभी न्यायिक शक्तियाँ और एक धार्मिक शक्तियों का निर्वहन भी राजमुकुट ही करता है। इसमें व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का मतलब कानून संबंधी समस्त कार्य जो हैं वो राजमुकुट के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। कार्यपालिका संबंधी कार्यों से हमारा तात्पर्य है कि व्यवस्थापिका ने जिन कानूनों का निर्माण किया है उनके अनुरूप कार्य करने का जो काम है, जो नीति और नियम जो बनाए गए हैं उनके अनुरूप सरकार चलाने का, शासन करने का कार्य जो है वो कंप्लीट राजमुकुट का होता है। इसके बाद न्यायिक सभी कार्य, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण का बोलबाला है, शक्ति पृथक्करण केवल दिखाई देता है, न्यायिक शक्तियाँ वहाँ पे कंप्लीट संसद के हाथ में होती हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका के हाथ में होती हैं। तो न्यायिक शक्तियाँ भी राजमुकुट के अंतर्गत ही आती हैं। और इसके अलावा एक शक्ति और जिसको मैंने बोला धार्मिक शक्ति का निर्वहन भी राजमुकुट ही करता है। और धार्मिक शक्तियों के अंतर्गत 3-4 तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ चर्च होते हैं और चर्च में बिशप होते हैं, कई पद हैं बेटा। तो सबसे बड़ा पद ब्रिटेन के चर्च का होता है आर्क बिशप का। आर्क बिशप की नियुक्ति भी जो है राजमुकुट के द्वारा की जाती है। आर्क बिशप के नीचे होता है बिशप, बिशप की नियुक्ति भी राजमुकुट द्वारा की जाती है। और उसके बाद एक होता है डीन और चौथा होता है कैनन। ये सभी जो है वहाँ के चर्च के पोप, पादरी जो भी होते हैं, बिशप जो भी होते हैं, उनके पदों के नाम हैं। डीन है, कैनन है, बिशप है, आर्क बिशप है। तो ये सभी नाम जो हैं इनकी नियुक्ति करने का कार्य भी राजमुकुट का ही होता है। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि राजमुकुट के पास समस्त राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं, अर्थात समस्त राजनीतिक शक्तियों का स्रोत जो है वो राजमुकुट ही होता है। आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ी राजा और राजमुकुट के अंतर्गत। इसके साथ ही पूरा होता है।